अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उन तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जो किसी भी उर्दू मुकाबला जाती इम्तिहान देना चाहते हैं, कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, और ख़ास तौर से अपने उन भाइयों और बहनों का जिन्होंने सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है और उसकी तैयारी करना चाहते हैं। और हम आपको भी बता दूं कि इस कंटेंट को मवाद को तकरीबन 4 महीनों से हमने इकट्ठा किया है कि कौन कौन से सवालात बार बार इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उन तमाम को इकट्ठा करके हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनेंगे, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आइए देखते हैं आज आपको क्या क्या हम पढ़ाएंगे, पहले इसको आप जान लीजिए। यह हमारी वीडियो नंबर 1 है और तकरीबन हम आपके लिए 10 वीडियो का इंतजाम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह उस 10 वीडियो में आपके तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो इम्तिहान से रिलेटेड है, इम्तिहान में पूछे जाते हैं। नंबर 1, कवायद किसको कहते हैं, यह आपको तफसील से आप पढ़ाएंगे। नंबर 2, कवायद कितने हिस्सों पर मुनक़सिम है, कितने हिस्सों में बांटा गया है। और नंबर 3, उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और नंबर 4 में एराब किसको कहते हैं, एराब कितने तरह के होते हैं। नंबर 5 में हुरूफ तहज्जी या मुफरद हरूफ कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, और फिर मुरक्कब हरूफ कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। इन तमाम टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका इम्तिहान में छूटने वाला नहीं है। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद, ये लफ्ज कवायद जो है क्या है। कवायद जो है ये आपके कायदे की जमा है। एक लफ्ज है कायदा, उस कायदा वाहिद लफ्ज है, उस कायदे की जमा है कवायद। इसका माना होता है वसूल। कायदा का माना होता है वसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीका। तो कवायद का माना हो जाएगा वो तमाम वसूल, वो तमाम ज़वाबित, वो तमाम तरीके जो उर्दू के पढ़ने लिखने में मददगार होते हैं। ठीक है, तो कवायद क्या है, ये जमा है कायदा का। अब आइए जानते हैं कि कवायद किसको कहते हैं। सुनिएगा, जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आए, जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आए उसको हम कवायद कहते हैं, कवायद कहते हैं, कवायद कहते हैं। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो देखिएगा इसमें आपके 3 से 4 तरह के सवालात आते हैं जो आपको सिर्फ समझना पड़ता है कि हम इसका जवाब कैसे निकालें, कैसे दें। देखिए सवाल नंबर 1, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है, एक सवाल। सवाल नंबर 2, उर्दू कवायद कितने हिस्सों पर मुनक़सिम है, 2 सवाल। 3, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, उर्दू कवायद के कितने अज्जा है। अज्जा यानी कि जुज़। तो मतलब यह कि चारों पांचों क्वेश्चन के जवाब एक ही हो गया कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में, यह देखिएगा कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। यह आपका डिफिनेशन हो गया, आपकी तारीफ हो गई कि कवायद कहते हैं जिस इल्म से सही सही लिखना पढ़ना बोलना आए उसको हम कवायद कहते हैं। और इल्म कवायद को यानी उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन हिस्सा है आगे आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बात देखिए, एक होती है जुबान और एक होती है बोली। बोली में और जबान में क्या फर्क है मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। बोली होता है किसी एक इलाके की बोली होती है, मादरी जबान भी, मादरी बात भी बोली होती है, और किसी एक स्टेट की बोली होती है। वो ऐसी है कि सिर्फ उसके लिए मखसूस होती है, उस इलाके के लिए, उस जमाने के लिए और उस शहर के लिए। लेकिन जुबान जो है, फर्क यह है कि जबान जो है इंटरनेशनल हुआ करती है और उसका एक लिपि होता है, उसका एक रस्मुल खत होता है। तो यही फर्क हुआ कि बोली सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती, और जबान जो है बोली जाती है और साथ में लिखी भी जाती है। यही फर्क हो गया कि बोली सिर्फ बोली जाती है, कोई कुछ का कुछ बोलता है, उसे मुज़क्कर मुअन्नस छोटा बड़ा का ख्याल नहीं होता है। जहाँ की जबान होती है आदमी बोल लेता, जहाँ की बोली होती है वहाँ के आदमी बोल लेता है। लेकिन जबान में इन तमाम चीजों को ख्याल रखना पड़ता है। तो कायदा क्या है, उसूल क्या है, तरीका
क्या है, इन्हीं चीजों को बोलते हैं उर्दू कवायद। मालूम हो गया कि बोली की कोई खास लिपि नहीं है, बोली का कोई खास मतलब कि रस्मुल खत नहीं है, लेकिन जबान की एक रस्मुल खत है, उसका एक लिपि है। ये चीजें आपको आज बताना था। आइए देखते हैं जो इल्म कवायद को, उर्दू कवायद को जो 5 हिस्सों में बांटा गया है वो कौन कौन सा है। नंबर 1 इल्म हिज्जा, नंबर 1 इल्म हिज्जा, और नंबर 2 इल्म सर्फ, नंबर 2 इल्म सर्फ को ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 में है आपका इल्म सर्फ, और 3 में है इल्म नहव, और 4 में है इल्म बयान। इसी इल्म बयान का एक दूसरा नाम है इल्म बलागत। मालूम हो गया, इल्म हिज्जा 1, इल्म सर्फ 2, इल्म नहव 4, इल्म बयान या इल्म बलागत हो गया 4, और उसके बाद आता है इल्म उरूज आता है, इल्म उरूज। ये 5 हो गए, यानी कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। इल्म हिज्जा में क्या होता है, तो सुनिएगा जवाब में। इल्म हिज्जा इसमें यानी इस इल्म में, इस कायदे में हुरूफ और हरकत का बयान होता है कि ये वाहिद है कि जमा है, और इसमें हरकत कैसे रहेंगे, यानी तमाम चीजों को खुलासा निकला कि इल्म हिज्जा में हुरूफ और हरकत का बयान होता है। जबर जेर पेश कैसे होते हैं, ऊपर के नीचे क्या होता है, तो इल्म हिज्जा में इसकी बहस की जाती है। नंबर 2 है जो इल्म सर्फ है। इल्म सर्फ में क्या होता है, इसमें लफ्ज की तक़सीम, गर्दान, इश्तिकाक और तश्कील से इसके अंदर बहस की जाती है, उसको बोलते हैं इल्म सर्फ बोलते हैं। ठीक है। नंबर 3 में है इल्म नहव। इसके तहत यानी इस इल्म के तहत जुमले के अज्जा, उनके तक़सीम, जुमलों को बाहमी ताल्लुक और तरतीब का बयान होता है, जिसको हम इल्म नहव कहते हैं। ठीक है। इम्तिहान में आपसे डिफिनेशन नहीं मांगेगा, तारीफ नहीं मांगेगा, इसमें से ही क्वेश्चन देगा, पूछेगा कि जिस इल्म में या जिस कवायद में लफ्जों की तक़सीम होती है उसको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसको इल्म सर्फ कहेंगे, उसको इल्म सर्फ कहेंगे। जिस कायदे में या जिस इल्म में जुमले की या अज्जा की तक़सीम हो, जुमलों की बनावट हो, या उसका बाहमी ताल्लुक हो, या फिर तरतीब का बयान, उसको क्या कहेंगे, आप बोलेंगे उसको इल्म नहव कहते हैं। अब आया नंबर 4 में इल्म बयान या इल्म बलागत। इसमें लफ्जों की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है, यानी अल्फाज बिल्कुल ठेठ हो और बिल्कुल सही हो, किसी किस्म की उसमें कबाहत और कमी नहीं हो, उसको इल्म बलागत, इल्म बयान कहते हैं। नंबर 5 इल्म उरूज, जो मेन टॉपिक है कि पूछा जाता है इल्म उरूज में क्या होता है, बोलेंगे इल्म उरूज नस्र के बरअक्स उसका ताल्लुक शेर से होता है, यानी कि नस्र किसे कहते हैं और नज़म किसे कहते हैं, ये आपको जानना है। तो सुनिए, नस्र किसे कहते हैं, सुनिएगा। नस्र हर वो चीज जो किसी एक मौजू पे, एक टॉपिक पे कहानी के तरह पर लिखा गया, उसको नस्र बोलते हैं। और शेर किसे बोलते हैं या नज़म किसे बोलते हैं, तो जो चीज 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन या जो भी हो, उसको सजा कर लिखा जाए, उसको हम शेर बोलते हैं या फिर नज़म बोलते हैं, जिसमें काफिया और रदीफ का ख्याल किया जाता है। तो इल्म उरूज में क्या होता है, इल्म उरूज में शेर व शायरी से बहस की जाती है। अगर सवाल आ जाए कि जिस कायदे में, जिस इल्म के अंदर शेर व शायरी से बहस वो क्या कहते हैं, और ये 4 विकल्प देगा, इल्म हिज्जा, इल्म बयान, इल्म नहव, इल्म उरूज। तो आप चुनेंगे कि इल्म उरूज है जिसमें शेर व शायरी से बहस की जाती है। जी स्टूडेंट, मैंने अपने इल्म के मुताबिक सही आपको बताया कि कवायद क्या है और कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे हैं, इमला है, तलफ़ुज़ है, औक़ाफ़, रुमूज़ औक़ाफ़ है, जुमला है, और भी उर्दू के बहुत सारे क़वायद हैं जो इसके तहत में आने वाले हैं। अब आइए दिखाते हैं, ये आपका नंबर 3 हो गया, रस्मुल ख़त क्या है, रस्मुल ख़त किसे कहते हैं। तो सुनिए, उर्दू में बोलते हैं रस्मुल ख़त, उर्दू में कहते हैं रस्मुल ख़त, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं लिपि। इम्तिहान में आपसे पूछेगा कि हिंदी किस रस्मुल ख़त में है, उर्दू किस रस्मुल ख़त में है, अरबी किस रस्मुल ख़त में है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सुनिए कि हर ज़बान के लिखने या बोलने के लिए जो आवाज़ की अलामत होती है, हर ज़बान के लिखने बोलने की जो आवाज़ की अलामत होती है, उन्हीं अलामत को रस्मुल ख़त कहते हैं, उन्हीं अलामत को रस्मुल ख़त कहते हैं। जैसे कि अलिफ ज़बर अ, बा ज़ेर बी,
पेपेस्पू, तापेस्तु, तो जो आवाज आ रही है और उसको कैसे हम लिखेंगे उसे बोलते हैं रस्मुल खत। तो मालूम होगा कि जबान के लिखने या बोलने की जो अलामत है उसी अलामत को हम रस्मुल खत बोलते हैं। आइए देखते हैं, इम्तिहान में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी किस रस्मुल खत में लिखी जाती है। हिंदी किस रस्मुल खत में है, तो बोलेंगे कि हिंदी जो है देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, ठीक है ना। अब पूछेगा कि उर्दू किस रस्मुल खत में है, उर्दू किस रस्मुल खत में है, तो बोलेंगे उर्दू है अरबी और फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। उर्दू अरबी और फारसी दोनों रस्मुल खत में लिखी जाती है। हिंदी का लिपि क्या हो जाएगा, देवनागरी, उर्दू का लिपि क्या हो जाएगा, अरबी और फारसी। मालूम होगा कि हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में और उर्दू अरबी और फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। नेक्स्ट में दिखाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ उर्दू की अहमियत, ये हमारे चैनल का नाम है। हमारे पढ़ाने के अंदाज आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हो गया नंबर 3 टॉपिक, क्या क्या हो गया, कवायद किसको कहते हैं वो भी आपको बता दिया गया, कवायद के कितने हिस्से होते हैं वो भी बताया गया, और नंबर 3 में रस्मुल खत क्या है, किसको कहते हैं वो भी आपको बताया गया। और आइए नंबर 4 टॉपिक में एराब के बारे में। उससे पहले कुछ खास बातें जानते हैं कि रस्मुल खत उर्दू जबान के कितने खत हैं, उर्दू जबान के कितने रस्म हैं, तो बोलेंगे उर्दू जबान के 2 खत हैं। कितने हैं, 2 खत हैं। कितने खत है, 2, एक खत्ते नस्ख और दूसरा खत्ते नस्तालिक, खत्ते नस्तालिक, खत्ते नस्तालिक, ठीक है। तो खत्ते नस्ख जो है अरबी का मशहूर तरीन खत है, खत्ते नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है और खत नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। इम्तिहान में पूछेगा खत नस्ख किसका है, बोलेंगे अरबी का मशहूर तरीन खत है, और खत नस्तालिक क्या है, बोलेंगे फारसी का मशहूर तरीन खत है, यानी कि रस्मुल खत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उर्दू का माना क्या होता है। इम्तिहान में भी पूछता है कि उर्दू का माना क्या होता है, बताएंगे उर्दू का माना लश्कर होता है, उर्दू का माना फौज होता है, जत्था और गिरोह और जमात होता है, बहुत सारे इसके नामात हैं। तो उर्दू का माना होता है लश्कर। उर्दू की इब्तदाई नाम भी मंदजल है, कुछ ऐसे भी हैं जो उर्दू को पहले 3 नामों से जाना जाता था, याद कीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि उर्दू का पहला नाम क्या था, हिंदी भी है और उर्दू का नाम हिंदवी भी कहा गया है, पहले जमाने में हिंदी भी कहा गया है, हिंदवी भी कहा गया है, ज़बाने दहली के भी नाम से जाना जाता है और ज़बाने दक्नी के नाम से भी जाना जाता है, और उर्दू मुअल्ला के नाम से भी उर्दू को जाना जाता था, और उसके बाद रख्ता के भी नाम से जाना जाता था, और उर्दू तो उसका स्पेशल नाम है ही है। मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 नामों से और भी उर्दू को जाना जाता था। चलिए अब आइए आप चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो आज आपको एराब की हमें बस पढ़ाना है। एराब किसे कहते हैं, एराब कितने किस्म के होते हैं, सुनिएगा। देखिए लिखा हरकत, हरकत किसे कहते हैं, हरकत किसे कहते हैं, सुनिएगा। हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, ठीक है। अब आया कि मुतहर्रिक किसे कहते हैं। इन तमाम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह बनाया गया है। जैसे वीडियो हमारी खत्म होगी, यानी 2 वीडियो हम आपको बनाएंगे, दिखाएंगे, और 2 वीडियो के बाद से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उन तमाम को बना लिया गया है, इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। मुतहर्रिक किसे कहते हैं, जिस हरफ पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं, जिस हरफ पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। मिसाल से समझिए, यहाँ लिखा है अलिफ जबर, तो लिखा है अलिफ जबर अ, तो बोलेंगे अलिफ क्या है, मुतहर्रिक है, अलिफ क्या है, मुतहर्रिक है। यहाँ लिखा है बे जबर ब, बे क्या है, मुतहर्रिक है। यहाँ लिखा है जीम जबर ज, तो जीम क्या है, मुतहर्रिक है। जिस हरफ पर
है वो हरफ मुतहर्रिक हरफ बोलेगा, और जो जबर है, जो जेर है, जो पेश है वो हरकत बोलेगा। हरकत जबर देर पेश को कहेंगे, और जिस पर है वो हरफ क्या है, मुतहर्रिक है, यानी कि आगे पीछे होने वाला है। ठीक है, एक होता है एराब, एराब ही को हम ये कहते हैं जबर देर पेश। एराब के माना होता है घोड़ा दौड़ाना। जिस तरह घोड़ा हमेशा चलता रहता है वैसे जबर कभी ऊपर आएगा, कभी जेर नीचे, कभी पेश ऊपर, तो इसको बोलते हैं हरकत। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, और मुतहरिक जिस हरफ पर हरकत हो उसको हम क्या कहते हैं, हरकत मुतहरिक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फतहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो वो फतहा किसे कहते हैं, तो फतहा कहते हैं जबर को। फतहा कहते हैं जबर को, याद रखिएगा, फतहा कहते हैं जबर को। उसकी अलामत क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए एक कोई ये हरफ है, ये क्या है, एक कोई हरफ बे है, ठीक है, ये बे है, तो इस पर जबर है तो ये फतहा हो गया। इसी को हम जबर कहेंगे और इसी को हम फतहा कहेंगे। ये फतहा का दो नाम हो गया, एक जबर हो गया, एक फतहा हो गया। ये जो हरकत है उसका दो नाम है, फतहा भी कहेंगे और इसको हम जबर भी कहेंगे। उसकी अलामत हरफ की कहाँ होती है, ऊपर होती है। जो हरफ मार के जिसको ये ऊपर क्या हो जाएगा, फतहा हो जाएगा। ये अलामत हरफ के ऊपर होती है, ये अलामत हरफ के ऊपर होती है। ठीक है ना। अब आइए कसरा, नंबर 2 में कसरा। कसरा जेर को कहते हैं। जिस तरह जबर को फतहा कहते हैं, फतहा को जबर कहते हैं, ऐसे ही जेर को कसरा कहते हैं और कसरा को जेर कहते हैं। याद रखिएगा, इम्तिहान में बहुत क्वेश्चन आता है इस तरह। मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको ध्यान खुल जाएगा। तो कसरा जेर को कहते हैं। ये उसकी अलामत क्या है, ये अलामत हरफ के नीचे आती है। कहाँ आती है, हरफ के नीचे। मान लीजिए जो आपको दिखाया गया अभी, ये दिखाया गया आपको बे, और ये बे है तो ये हो गया फतहा, नीचे हो गया तो क्या हो गया, कसरा। तो नीचे है तो जेर है, दूसरा नाम कसरा है, ऊपर है तो जबर है और दूसरा नाम फतहा है। ठीक है। और देखते हैं तीसरा में, तीसरा है जम्मा। तीसरा है जम्मा। जम्मा किसे कहते हैं, जम्मा कहते हैं पेश को। जम्मा कहते हैं पेश को और पेश को कहते हैं जम्मा। मालूम गया कि हर एक हरकत का डबल डबल नाम हो रहा है। जबर और फतहा एक है, जबर फतहा एक है, जेर और कसरा एक है, और जम्मा और पेश एक है। तो जम्मा को पेश भी कहेंगे और पेश को जम्मा भी कहेंगे, जेर को कसरा भी कहेंगे और कसरा को जेर भी कहेंगे, जबर को फतहा भी कहेंगे और फतहा को जबर भी कहेंगे। उसकी अलामत क्या है, ये हरूफ के ऊपर होती है, हरूफ के ऊपर होती है। जैसे अभी आपको दिखाया गया था, ये बे जबर क्या हो गया, ब, ये बे जेर बी, और ये बे पेश बू, ऊपर रहेगा। और इसकी अलामत क्या है, वो गोल होता है, उसको बोलते हैं पेश बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये अब इसी चीज को इम्तिहान में डालता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मकसूर किसे कहेंगे। तो जिस हरफ के नीचे जेर हो उसको हम मकसूर बोलेंगे। जिस हरफ के नीचे जेर हो वो हरफ क्या है, वो मकसूर है। क्या है, वो मकसूर है। जैसे आप देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं, ये एक हरफ है, मान लीजिए ये आपका जीम हो गया। क्या हो गया, जीम। तो किसे बोलेंगे, मकसूर। जिस हरफ के नीचे जेर हो वो मकसूर है। यहाँ पर दे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मकसूर हो जाएगा। और मजमूम किसे कहेंगे, जिस हरफ पर पेश हो, अब इसको कहते हैं पेश, तो मजमूम हो जाएगा। और नीचे आता है जम्मा, मजजूम। मजजूम किसे कहेंगे, जिस हरफ पर जज़म हो उसको मजजूम कहेंगे। तो जबर है तो मफ्तूह, जेर है तो मकसूर, पेश है तो मजमूम, और जज़म है तो मजजूम। जज़म आप जानते हैं ऐसे होता है, हरफ के ऊपर हो जज़म बोलते हैं, और जज़म को ही हम साकिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साकिन बोलते हैं। तो मालूम हुआ कि जिस हरफ पे जबर है वो मफ्तूह है, जिस हरफ पर पेश है वो मजमूम है, और जिस हरफ पर जेर है वो मकसूर है, और जिस हरफ पर जज़म है मजजूम है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुनव्विन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुनव्विन किसे कहते हैं। मुनव्विन जिस हरफ पर तनवीन हो उसको हम मुनव्विन कहते हैं। जिस हरफ पर तनवीन हो उसको हम मुनव्विन कहते हैं। और तनवीन कैसे कहते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे ये है दो जबर, ये है दो जेर और ये है दो पेश, तो दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और जिस हरफ पर यह है दो जबर है या दो जेर है या दो पेश है उसको हम मुनव्विन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं मुशद्दद। क्या है, मुशद्दद।
तो ये मुशद्दद है, तो इसमें बताएंगे आपको हम कि जिस हरफ पे तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। जिस हरफ पर तशदीद हो उसको हम मुशद्दद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका बे है, तो बे पर ये आ गया तो इसको बोलते हैं तशदीद, तो बे बोलेंगे बे मुशद्दद है, यानी कि तशदीद वाला बे है। तो जिस पर तशदीद है वो क्या है, उसको हम मुशद्दद बोलेंगे और ऊपर वाले को हम तशदीद बोलेंगे। ठीक है, जबर को मफ्तूह और जेर को मकसूर, पेश को मजमून और जज़म को मजजूम और तनवीन को मुनव्वीन और तशदीद को हम मुशद्दद बोलते हैं। ये आपने यहाँ तक क्लियर समझ लिया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आपसे मेरी गुजारिश है वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर कीजिएगा। अब आगे देखते हैं कैसे आपको पढ़ना है। बस एक ही टॉपिक आपको और पढ़ाना है, उसके बाद से इंशाल्लाह वीडियो हम एंड करेंगे और फिर कल आपको क्या पढ़ाएंगे वो आपको मैं टॉपिक भी देकर के वीडियो को एंड करूंगा। देखिए अब यहाँ लिखा हुरूफे तहज्जी। हुरूफे तहज्जी किसे कहते हैं ये आपको जानना है। हुरूफे तहज्जी कहिए या उसके हुरूफे मुफरद कहिए, हुरूफे तहज्जी कहिए, हुरूफे हिज्जा कहिए, हुरूफे मुफरद कहिए, बात एक ही है। और ये जान लीजिए कि हुरूफे मुफरद पूछता है इम्तिहान में हुरूफे मुफरद कितने हैं या हुरूफे तहज्जी कितने हैं, आप जवाब दीजिएगा 36। कितने हैं? 36। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, कुछ लोग बताते हैं कि 37 है, कुछ लोग कहते हैं कि 36 है, तो दोनों सही है, गलत एक भी नहीं है। याद रखिएगा इम्तिहान में अगर आ जाए, एक ने बताया कि उसके 37 कैसा है, तो अलिफ बगल में लिखता है अलिफ जबर अ, तो इसको भी गिन लिया, तो ये 36 ऑलरेडी है। और अलिफ जबर अ अलग से गिन लिया, ये अलिफ मद आ गिन लिया, तो उसको 37 कर दिया। तो इम्तिहान में अगर आपके आता है कि हुरूफे तहज्जी कितने हैं और विकल्प दिया है 34, 35, 36, 37, 37 तक बढ़ा कर दिया है स्टूडेंट, तो आपको 37 पर ही टिक मारना है। अगर 37 तक विकल्प दिया है तो आपको 37 पर ही टिक मारना है। ठीक है, और 34, 35 लास्ट 36 तक दिया है तो आपको 36 को चूज करना है। याद रखिएगा 37 का विकल्प अगर दिया है तो आपको 37 पर ही टिक मारना है, और 36 तक विकल्प लास्ट दिया है, 37 आगे नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है 36 पर ही आपको टिक मारना है। ठीक है ना, मालूम हो गया। अलिफ से याद तक के हुरूफ को हुरूफे तहज्जी भी कहते हैं और अलिफ से याद तक हुरूफे मुफरद भी कहते हैं। मुफरद माने अलग अलग हुरूफ को हम मुफरद कहते हैं। अलिफ टू या जितना है ये सब क्या है, हुरूफे तहज्जी है या दूसरा नाम है हुरूफे मुफरद है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हुरूफे मुरक्कब कितने हैं, हुरूफे मुरक्कब कितने हैं। तो याद रखिएगा हुरूफे मुरक्कब किसे कहते हैं, तो दो लफ्ज जो मिल करके बना है उसको मुरक्कब कहते हैं, यानी एक और दो जो मिला करके बना है। जैसे देख रहे हैं कि अलिफ जोड़ बे बराबर क्या होता है, बे होता है, नहीं बे जोड़ हे बराबर क्या होता है, भे। तो बे और हे मिला तो भे बना, तो इसको बोलते हैं कि दो लफ्जों से जो मिलकर बना है उसको मुरक्कब कहते हैं। इम्तिहान में पूछेगा कि मुरक्कब हुरूफ कितने हैं, मुरक्कब हुरूफ कितने हैं, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। डायरेक्ट बताना आपको कि मुरक्कब हुरूफ आपके क्या है, 15 है। कितने हैं, 15 है। मुरक्कब कितने हैं, 15 है। ठीक है, तो अब देखिए और पूछता है टोटल में कि टोटल हुरूफे तहज्जी कितने हैं, तो आपको जोड़ना होगा कि टोटल हुरूफे तहज्जी कितने हैं। तो आप देखिए ये आपका 36 है और यहाँ पर आपका ये 15 है, जोड़िएगा तो 6, 5, 11 के एक हाथ में 1, 3, 1, 4, 1, 5, तो क्या हो जाएगा 51। यानी आपको टोटल पूछता है कि हुरूफे तहज्जी कितने हैं, तो आपको 51 बताना होगा। और 37 जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर आपको 52 भी बताना होगा। ठीक है, बस देखिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव में कैसे दिया हुआ है। 37 यहाँ पर देखिएगा कि पूछता है कि टोटल हुरूफे तहज्जी कितने हैं, तो अगर 52 तक विकल्प दिया हुआ है तो आपको 52 चुनना है, और लास्ट ले गया है 51 तक तो आपको 51 पर टिक मारना है। ठीक वही कानून है कि अगर आपको 37 का विकल्प दिया है तो आपको 37 पर टिक मारना है, और लास्ट 36 तक विकल्प है तो आपको 36 पर टिक लगाना है। उसी तरीके से और हुरूफे तहज्जी की तादाद कितनी है टोटल, तो पूछता है तो आपको अगर 52 का ऑप्शन दिया है तो 52 पर ही आपको टिक मारना है, और लास्ट आपका ऑप्शन 51 है तो आपको 51 पर टिक मारना है। जी स्टूडेंट आज इतना ही। याद रखिए कि मैं आपकी खिदमत किया हूँ, मेहनत किया हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको इसमें नुक्ता का बयान, 1 नुक्ता, 2 नुक्ता, 3 नुक्ता, नुक्ता कितना होता है, और फिर 1 नुक्ते वाले को क्या कहते हैं, 2 नुक्ते वाले को क्या कहते हैं,
तीन वालों को क्या कहते हैं, उसके बाद से मिलेंगे आपको हुरूफ शम्सी कितने हैं, कौन कौन है, कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद से फिर मिलेंगे आपको हुरूफ कमरी कितने हैं और कौन कौन है, पढ़ने का तरीका क्या है, हुरूफ इल्लत क्या है, उसके बाद अलिफ की किस्में और वाव की किस्में, नून की किस्में, हा की किस्में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, इंतजार कीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज।